विनस्मा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CGPSC ACF के तहत दिए गए सिलेबस के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित ऊर्जा संसाधन का एक पाठ है जिसका नाम है नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत। हमने इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, इसका एक पार्ट पहले से ही अपलोड हो चुका है। तो आज इस टॉपिक का यह दूसरा पार्ट रहेगा। इसे हम लोग MCQ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर से बेहतर हो सके और यह आपके एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सके। तो इसी उद्देश्य के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में शेल गैस की पहचान किस क्षेत्रों में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो अभी देखा जाए तो पूरा शेल गैस की जो एरिया है, जो भी क्षेत्र हैं, वो टोटल अभी तक 6 क्षेत्रों में इसकी पहचान किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए कितने क्षेत्रों में, तो आपका 6 क्षेत्रों में पहचान किया गया है। तो उन 6 क्षेत्रों में से आपका जो केम्बे है, ठीक है, सिंधु गंगा का मैदान है, असम अराकान श्रेणी है, इसके साथ साथ गोंडवाना का क्षेत्र हो गया, कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मैंने बोला 6 प्रकार की क्या है क्षेत्र हैं जिसकी पहचान किया गया है। तो इन 6 क्षेत्रों में से 3 जो पार्ट है हमारा, ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यदि देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो भारत में शेल गैस की पहचान केम्बे वाला क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान वाला क्षेत्र, असम अराकान वाला क्षेत्र में शेल गैस की पहचान किया गया है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर में शेल गैस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो भी नेचुरल गैस जो होते हैं, जो भी प्राकृतिक गैस होते हैं, वे एक सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर दबे रहते हैं, एक अवसादी चट्टानों के रूप में दबे हुए रहते हैं। ठीक है, तो हम उस चट्टानों को तोड़कर उस गैस को प्राप्त करते हैं सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, तो हमको जिस गैस की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग शेल गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शेल गैस की पहचान हमको 6 क्षेत्रों में पहचान किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन में आपूर्ति स्टॉक हेतु किसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके ACF के एग्जाम में 2017-17 में जो एग्जाम हुआ था उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया है इसी टाइप का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम लोग बात करें बायोफ्यूल की, ठीक है, 4 जनरेशन में बराबर बांटा गया है। ठीक है, तो पहला जनरेशन में जो बांटा गया है उसके तहत बायोफ्यूल के रूप में मक्का, गेहूं, गन्ना जैसे खाद्य पदार्थों को बायोफ्यूल के तौर पर यूज किया जाता था, जो कि आपका फर्स्ट जनरेशन था। ठीक है, यदि हम लोग सेकेंड जनरेशन की बात करें तो उसमें आपका रतन जोत हो गया, स्विच घास हो गया, मिया हो गया। तो इसी तरह से सेकेंड जनरेशन में इसका यूज किया गया है। ठीक है, थर्ड जनरेशन की बात करें तो आपका सयाल युक्त तेल या फिर एल्गोइल इसका प्रयोग किया गया था। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोटो जैविक सौर ईंधन का बायोफ्यूल के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको 4 जनरेशन के बायोफ्यूल के नाम बताया। ठीक है, तो इस 4 जनरेशन के बायोफ्यूल के विषय में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन आप पिछले ईयर के ACF के लिए आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन दोबारा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन 4 जनरेशन के जो खाद्य पदार्थ हैं, जो भी साधन हैं, इनको आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो देखा जाए तो थर्ड जनरेशन में आपका शैवाल युक्त तेल और एल्गोइल इसको इस जनरेशन में बायोफ्यूल के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कि एशिया में सर्वप्रथम कहाँ जल विद्युत या पन बिजली विद्युत ऊर्जा स्थापित किया गया है। यह आपका दार्जिलिंग, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में आता है, इसकी स्थापना 1898 में किया गया था। ठीक है, इसके जस्ट 4 साल पश्चात शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है, वहाँ पर आपका 1902 में
ठीक है, पन बिजली विद्युत ऊर्जा का यहाँ पर स्थापना किया गया है। ठीक है, तो इन दो फैक्ट्स को भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर स्थापना जल विद्युत परियोजना का किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो RGPPL LNG टर्मिनल कहाँ स्थित है? ठीक है, देखा जाए तो LNG का मतलब क्या होता है, जिस तरह से आप सुनते आ रहे होंगे, हम जानते हैं कि LPG होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा CNG होता है और आपका PNG होता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा एक होता है LNG। ठीक है, जिससे हम लोग लिक्विफाइड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। PNG की बात करें तो पाइपलाइन नेचुरल गैस, LPG की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, और CNG की बात करें यदि हम लोग तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चार प्रकार के हमारे पास नेचुरल गैस या फिर हम लोग बोल सकते हैं पेट्रोलियम गैस पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो LNG की बात करें या फिर PNG की पहले बात करें तो PNG में क्या होता है, ये पाइपलाइन नेचुरल गैस होता है। इसमें 250 बार क्या होता है, एक हमारा दाब का मात्रक होता है, तो 250 बार दाब पर पाइपलाइन के अंदर से ही इस प्रकार के गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, कितने दाब पर, 250 आपका बार दाब पर PNG में एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर किया जाता है। उसी तरह से हम लोग LNG की बात करें तो इसमें जो भी नेचुरल गैस जो पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें आपका जो भी लिमिट है, जो भी डिग्री सेल्सियस का जो लिमिट है वो हमारा -120 डिग्री सेल्सियस टू -170 डिग्री सेल्सियस तक इस नेचुरल गैस को रखा जाता है। ठीक है, तो यह हमारा LNG है। ठीक है, तो इस प्रकार की यदि हम लोग बात करें RGPPL LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे भी LNG देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखते हैं इसी तरह से यदि देखा जाए तो दहेज टर्मिनल, ठीक है, या पेट्रोनेट LNG लिमिटेड जो कि आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिए। उसी तरह से आपका कृष्णा गोदावरी LNG आयात टर्मिनल जो कि आपका काकीनाडा में है। ठीक है, अर्थात ये आपका आंध्र प्रदेश साइड है। ठीक है, तो इस तरह के टर्मिनल को भी आप याद कीजिए। ठीक है, याद रखिए। देखते हैं अगली, तो किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता 33 से 35% तक कम करने के लिए संकल्प लिया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। तो इसकी बात करें तो यह आपका 2030 तक इस सीमा तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य या फिर संकल्प रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। निम्न में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन नहीं है? अर्थात गैर नवीनीकरण संसाधन नहीं है से तात्पर्य यही है कि निम्न में से कौन सा नवीनीकृत संसाधन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, नवीनीकृत संसाधन से तात्पर्य क्या है कि ऐसे संसाधन जिससे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम लोग नवीनीकृत संसाधन कहेंगे। जैसे कि हम लोग कोयले की बात करें तो कोयला यदि एक बार समाप्त हो जाएगा पूरे दुनिया में तो इससे हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोयला बनने की जो भी पद्धति होती है, जो भी सिस्टम होती है, उसको सिर्फ 1-2 वर्षों में वह बनकर तैयार नहीं हो पाता है, बल्कि उसे बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष तक लग जाते हैं। ठीक है, यदि हम लोग प्राकृतिक गैस की बात करें तो यह भी उसी तरह से हमारा ये क्या है, यह भी हमारा गैर नवीनीकरण संसाधन है। पेट्रोलियम भी हमारा गैर नवीनीकृत संसाधन है। इसलिए सरकार द्वारा इन सब संसाधनों को, इस पर डिपेंडेंसी को कम करने के उद्देश्य से ही आपको पता होगा कि किस तरह से बैटरी के माध्यम से ऑटो चालन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नवीनीकृत जो संसाधन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो गैर नवीनीकृत जो संसाधन है उस पर हमारी निर्भरता कम से कम मात्रा में हो और ऊर्जा का संरक्षण भी हो सके। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो यह तीनों आपका क्या है, तो यह तीनों आपका गैर नवीनीकरण संसाधन है।
ठीक है। यदि हम लोग बायोमास की बात करें तो यह आपका नवीनीकरण संसाधन है, तो इसका आंसर होगा आपका बायोमास, ठीक है। अब बायो मतलब आपको पता ही होगा जीव से संबंधित है, ठीक है, और जीव का अस्तित्व उतना जल्दी खत्म नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रजनन की क्षमता के साथ उनमें वृद्धि देखने को मिलता ही मिलता है। जिस तरह से मनुष्य होता है उसी तरह से जीव भी होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला, भारत की ऊर्जा नीति के तहत दीर्घ अवधि पर निम्न कार्य पर बल दिया जाएगा, ठीक है। अर्थात हम लोग यदि बात करें कि भारत की जो भी हमारा एनर्जी जो पॉलिसी है, ठीक है, एनर्जी पॉलिसी की बात करें तो इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा 3 बराबर भागों में बांटा गया है, तो ध्यान दीजिए, इसको पहला तो हमारा शॉर्ट टर्म में बांटा गया है, ठीक है, शॉर्ट टाइम हो गया, और हमारा मीडियम टर्म हो गया, और लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। अर्थात बोला जाए हिंदी में तो अल्प अवधि हो गया, मध्यम अवधि हो गया, और हमारा दीर्घ अवधि हो गया, ठीक है। तो इन 3 बराबर भागों में एनर्जी पॉलिसी ऑफ इंडिया को विभाजित किया गया है, ठीक है। यदि हम लोग शॉर्ट टाइम की बात करें तो शॉर्ट टाइम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाना है कि देश का जो भी आर्थिक जो विकास है, जो भी इकोनॉमिक जो ग्रोथ जो हो रही है, डेवलपमेंट जो हो रही है, उसको बिना प्रभावित करते हुए घरेलू परंपरागत ऊर्जा का विकास करना है, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, शॉर्ट टाइम उद्देश्य है। चलो मिडिल टर्म या फिर मीडियम टर्म यदि उद्देश्य की बात करें तो ऊर्जा का संरक्षण व ऊर्जा दक्षता में सुधार है। यदि हम लोग थर्ड अर्थात लॉन्ग टर्म की बात करें तो थोरियम संसाधनों के उपयोग हेतु तकनीकों का विकास करना, यह हमारा दीर्घ अवधि पर कार्य करने पर बल देता है, ठीक है। तो यह हमारा भारत के ऊर्जा नीति के तहत किया गया मापदंड है, जिसके तहत सरकार को उस पर बल देना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कोयला तल मीथेन को किस नाम से जाना जाता है। तो यह देखा जाए तो इसे हम लोग CBM के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, CBM मतलब होता है आपका कोल बॉटम मीथेन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखा जाए तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोयला सीम गैस। किस नाम से, कोयला सीम गैस के नाम से भी इसे हम लोग पुकारते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, ओके। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि बहुत सारे कोई गड्ढा बना हुआ है, ठीक है। इस गड्ढे में क्या है, बहुत सारे एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जो पौधे जो होते हैं, ठीक है। अब पौधे होते हैं, मान लेते हैं ये हमारा पौधा है इस तरह से, ठीक है। तो पौधे के नीचे क्या होंगे, बहुत सारे गैसों का भी मिश्रण होता है नीचे में, है ना। मतलब पौधे क्या होता है, बहुत सारे प्रेशर डालते हैं, जो भी ऊपर से बहुत सारे प्रेशर डालते हैं जमीन में। तो जमीन में प्रेशर डालने के कारण क्या होता है, जो मीथेन गैस जो होता है, ठीक है, और मीथेन गैस इसी में फंस जाता है, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा कि पेड़ों के दबने से ही, है ना, लाखों करोड़ों वर्ष दबने से ही क्या होता है, वो पेड़ जो होते हैं, जो पेड़ की जो लकड़ियां जो होती है वह कोयले में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो यह प्रोसेस चलती ही रहती है, ठीक है। तो पेड़ों के जो दबने से क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर का निर्माण होता है। अब प्रेशर में भी क्या होता है, प्रेशर पड़ने पर जो भी कोयले जो होते हैं नीचे में पेड़ों के, तो आपको पता होगा कि कोयले का जो भी क्षेत्र होता है, यदि हम लोग आंतरिक भूभाग की बात करें तो उसमें कोयले वाला क्षेत्र में मीथेन गैस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आप कोयले खदान में जाएंगे तो कोयले खदान में एक प्रकार का जो गैस का जो उत्सर्जित जो होता है वह आपका मीथेन गैस ही होता है। तो मीथेन गैस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस कोयले के भंडार में, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि इसके नीचे जो कोयले में जो भी छुपे जो क्या है एक प्रकार का मीथेन गैस है, उसको ड्रिलिंग की सहायता से जो मीथेन गैस को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और इसी पद्धति को हम लोग CBM के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कोल बेड मेथेन गैस कहते हैं, ठीक है। और यह भी एक प्रकार का हमारे क्या है, यह भी हमारा एक अनवीनीकृत संसाधन है, जिसे हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते यदि एक बार समाप्त होता है तो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा है, गैस हाइड्रेट्स का मिश्रण होता है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो यह आपका प्राकृतिक गैस अर्थात नेचुरल गैस और पोलर रीजन अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पानी का यह मिश्रण होता है। और गैस हाइड्रेट्स को ही हम लोग क्लेथेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत का पहला गांव है जहां पर
विद्युतीकरण पीवीसी प्रणाली द्वारा किया गया है। पीवीसी की बात करें तो ये हमारा फोटोवोल्टाइक क्या है, सेल है, इसके माध्यम से यहाँ पर विद्युतीकरण किया गया है। तो उस गांव का नाम यहाँ पर सलीसपल्ली है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ। ठीक है, ये हमारा एक बोल सकते हैं कि वन वर्ड है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए, सलीसपल्ली में पीवीसी के द्वारा यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्युतीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उदय का शुरुआत कब किया गया है? ठीक है, तो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना होता है। ठीक, उदय का पूरा नाम, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उदय का पूरा नाम क्या है, निम्न से चयन कीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसका पूरा नाम क्या है, उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ठीक है, यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को किया गया था। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य क्या है, तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं या क्या करते हैं, वे परंपरागत रूप से जो भी बिजली का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो परंपरागत बिजली का प्रयोग करते थे, पहले जो भी बल्ब था उसका प्रयोग करते थे, जिससे कि ऊर्जा का जो भी मात्रा थी वो बहुत ही अधिक मात्रा में अपचय हुआ करती थी, बहुत अधिक मात्रा में वो अब्जॉर्ब करती थी। ठीक है, तो इसी परंपरागत बिजली स्रोतों को कम करने के उद्देश्य से ही इस योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना के तहत ही जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको एलईडी प्रदान किया जाएगा, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को एलईडी प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण जो परंपरागत जो भी स्रोत जो अपना रहे थे वे इसकी जगह एलईडी अपनाए, ताकि जो परंपरागत स्रोतों से जो ऊर्जा की जो हानि होती थी, जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को अवशोषण करता था, वह इस एलईडी अर्थात लाइट एमिटिंग डायोड के माध्यम से यह उसके अपेक्षा कम ऊर्जा को उत्सर्जन करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ऊर्जा का हमको सुरक्षा और संरक्षण कर सकते हैं इस योजना के माध्यम से। यही था आज का हमारा टॉपिक। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।